विशाल गाजीपुरी और सपना गाजीपुरी जो कि मिशन के गाने गाते हैं और बाबा साहब के मिशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सपना जी से बात करेंगे। ये गाने की प्रेरणा जो है, हम पहले भी गाते थे लेकिन ऐसे क्षेत्र वाइज गाते थे, लेकिन ये महापुरुषों के बारे में जानकारी हमें नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब विशाल सर हमारे इधर कार्यक्रम करने आए तो हमें पता चला कि नहीं, बाबा साहेब हैं कौन, हमारे ज्योतिबा फुले कौन है, माता सावित्रीबाई फुले कौन है, इन सब के बारे में मुझे पता चला। और जब इनके साथ हम गाना गाने लगे, साथ में रहने लगे, शादी हमारा हुआ, तब हमें पता चला कि तब इन्होंने मुझे गाइडलाइंस किया। धीरे धीरे सारे महापुरुषों के बारे में बताते रहे। ये बाबा साहब ने क्या किया, माता सावित्रीबाई फुले ने क्या किया और रविदास जी ने क्या किए, मतलब सबके बारे में ये मुझे धीरे धीरे बताते गए और धीरे धीरे नॉलेज आता गया और हम लोग जो है मिशन गीत गाने लगे। ठीक है विशाल जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो आपने सपना जी को ही अम्बेडकरवादी बना दिया, हालांकि बाद में आपने यहाँ पे मूवमेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप अपनी याद सफ़र के बारे में बताइए। सबसे पहले आप क्या करते थे, कहाँ से आपने गाना शुरू किया? सबसे पहले आप सभी को नवोदय जय भीम, और सर आपको भी बहुत धन्यवाद, और मुख्य नायक यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को क्रांतिकारी नवोदय जय भीम। सर मेरा संघर्ष जीवन काफ़ी है, इतना ही उम्र में बहुत हमने संघर्ष किया है। सबके जीवन में सर कुछ न कुछ संघर्ष होता है, सब लोग बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरे जीवन का संघर्ष ये है कि सर मैं शुरू से ही मेरा जो है कि स्कूल से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्कूल में जब होता था, अमिताभ छड़ी होता था या प्रोग्राम होता था, उसमें हम भाग लिया करते थे, और जो फर्स्ट पोजीशन का जो सम्मान होता था उसको मैं प्राप्त कर लिया करता था। धीरे धीरे करके मैं जब अपने आप को होश संभाला तो मुझे लगा कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा और मनु तिवारी बनूंगा, बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। चूँकि मैं पुअर फैमिली से था ही, मेरा बैकग्राउंड जो थोड़ा सा वो नहीं था। अभी भी चूँकि मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने आप को कभी पुअर नहीं समझता हूँ, इसलिए कि ये जानकारी मुझे कब हुआ, जब मैं अपने समाज की भी चाहा तब कि जिस व्यक्ति के पास जिसके माता पिता हैं, जिसके पूरे समाज के लोग उसके साथ हैं, पूरा देश उसके साथ है, जिसका सम्मान इस देश में है, वो इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो मैं अपने आप को बहुत अमीर व्यक्ति समझता हूँ सर। तो जो सपना था अमिताभ बच्चन बनने का, बहुत बड़ा पैसा कमाने का जो सपना था, लेकिन जब 2012 और 13 में मुझे कैडर मिला वाराणसी की धरती पर, परम श्रद्धेय रामजी राव साहब जो रविदास जी महाराज जी के विद्यालय के वो प्रबंधक हैं, वो रविदास जी, श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर में मुझे गाते हुए देखे। उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, कहाँ रहते हैं? हमने बताया सर यहीं बगल में रहता हूँ, ऐसे आके गाता रहता हूँ रविदास जी महाराज जी का भजन वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो पूछे कितना कमरा आपका, कितना रूम का किराया कितना है? तो हमने कहा कि सर रूम का किराया इतना है। बोले कि आपके पिताजी क्या करते हैं? हमने बोला बताया पिताजी सिलाई करते हैं। सपना बहुत जिस समय मेरे जीवन में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप बड़ा अच्छा करते हो, लेकिन आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, कैसे किराया मेंटेन करते हो? हमने कहा कि सर कुछ प्रोग्राम वगैरह कर लेता हूँ, कुछ घर से भी आ जाता है, पढ़ाई लिखाई भी चलता है उसमें अपना। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे स्कूल में चलिए और मैं आपको एक रूम दूंगा उसमें रहने के लिए, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, और वहाँ पर आकर के अपना रियाज कीजिए, गाइए बजाइए, और हमारे बच्चों को थोड़ा हारमोनियम का तालीम 15 अगस्त 26 जनवरी की तैयारी करते रहिएगा। हमने सर उनकी बात पे एग्री हुआ, शुरू कर दिया। वो हमारे महान व्यक्ति हमारे लिए जो इस देश में सामाजिक गुरु कहिए, चाहे जो भी कहिए, मार्गदर्शन देने वाले हमारे परम श्रद्धेय रामजी राव सर हैं, जो श्री गुरु रविदास जी महाराज विद्यालय के प्रबंधक हैं। वो मुझे 1 घंटा शाम को पर डे बताते रहे कि बाबा साहेब कौन हैं, माता सावित्रीबाई फुले कौन है, ज्योतिबा फुले साहब कौन हैं। ऐसे करके हमारे बौद्ध महापुरुष और बहुजन महापुरुषों के बारे में वो धीरे धीरे करके मुझे 1.5 से 2 मंथ तक बताए, पर डे आकर के शाम को बताते थे। बाबा साहब के बारे में जानकारी हुआ कि बाबा साहेब हमारे जन्म लेते ही कितना ठोकर खाए, और ठोकर खाने के बावजूद भी वो मेरे बाबा साहेब अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे। मेरे बाबा साहेब कितना बड़े महान थे कि उस ज़माने में उस व्यवस्था खिलाफ लड़ाई लड़े, और उनका कम उम्र में शादी हो गया, उनके पास बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर जिस प्रकार से बच्चों को जिलाई खिलाई, पढ़ाई लिखाई, ये मुझे जानकारी हुआ। और ये मुझे पता चला कि हमारे
माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कि उन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई और उनको कीचड़ कंकड़ से अपमान किया गया, फिर भी अपना कदम पीछे नहीं हटाई। तो ऐसे करके मान्यवर कांसी राम साहब जी के बारे में जानकारी हुआ कि मान्यवर कांसी राम साहब जी क्लास 1 का नौकरी छोड़ करके वो इस देश में एक साइकिल लेकर के अकेले चले और उनका जो बाबा साहब के जो सपने को लेकर के आगे बढ़े कि मुझे पूरे भारत को बौद्धमय करना, समता मूलक जाति विहीन समाज के निर्माण करना और इस देश का शासक बनना करना, उनका जब वो सब समझे, उसके बाद एक मुर्दा का कोट पहन करके मान्यवर कांसी राम साहब जी और देश को जगाने के लिए चल गए। तो ये जब जानकारी मुझे हुआ कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, बाबा साहब के 4 बच्चे इस देश दुनिया चले गए, वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाए। मुझे सर बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 मंथ तक शानदार मुझे कैडर मिला और जब कैडर मिला तो मैंने संकल्प लिया। उसी दिन मेरा जो सपना था टूट गया। सर सपना क्या था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, हीरो बनूंगा, तमाम जो सपने थे मेरा उसी दिन टूट गया। और हमने संकल्प लिया कि अपने बहुजन महापुरुषों के फ़ोटो के सामने और बौद्ध महापुरुषों के फ़ोटो के सामने हमने संकल्प ये लिया कि तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहेब ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी, मान्यवर कांसी राम साहब जी, मैं जब तक जिंदा रहूँगा और जब तक ये मेरा गला काम करेगा, जब तक हमारी सांसें रहेगी, तब तक मैं आप लोग के आंदोलन को और आपके संघर्ष जीवन को और आपके मिशन को हम गीत और संगीतों के माध्यम से समाज तक पहुंचाएंगे। इसके लिए भले मुझे भूखा रहना पड़ेगा, भले 1 रोटी कम खाना पड़ेगा, लेकिन क्रांति करना नहीं छोड़ेंगे। 2016 में सपना बाबूजी से मुलाकात हुई, हमारी शादी हुई, हम लोग प्रोग्राम करना शुरू किए, देश को ये जोड़ी पसंद आने लगी, लोग बहुत सम्मान करना शुरू किए। उसके बाद हमने देखा कई हज़ार मैंने गाने लॉन्च किया। तो सपना बाबूजी मेरे साथ जब लगी, इनके साथ मैंने संकल्प लिया, अभी संकल्प ली। उसके बाद हम लोग का कम से कम 1000 से कई हज़ार मेरे गाने आपके बीच हैं। और हमने देखा कि इस देश की संपत्ति को बेची जा रही थी, देश की संपत्ति उथल पुथल हो रहा था। तो सभी लोगों ने अपने अपने माध्यम से इस निजीकरण का विरोध किए, लेकिन हमने क्या किया, हम लोग एक सामाजिक कलाकार होने के नाते हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग की भी अपनी बात रखनी चाहिए। बाबा साहेब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो हमको अधिकार दिए हैं, उसके तहत मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। तो हमने 4 गाना रिकॉर्डिंग कराया। पहला गाना था निजीकरण धोखा है, दूसरा गाना था एक था हिटलर एक है जुटलर, तीसरा गाना था आया देश विक्रेता, चौथा गाना था कहाँ न्याय पाओगे बहुजन। तो ये जो 4 गाने रिकॉर्ड हमने कराया, उसमें से आया देश विक्रेता गाना पूरा दुनिया को पसंद आने लगा, पूरा देश का समर्थन मिला और 2-4 लोगों का विरोध भी मिला। क्या बहुत लोग विरोध किए। तो आप जानते ही हैं सर कि समर्थन और विरोध दोनों साथ चलता है। लोगों ने समर्थन भी किया, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हम लोगों ने लगातार संघर्ष करके उस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरे ऊपर 2 बार हमला किया, एक बार गाड़ी पे मेरे हमला किया, एक बार मेरे स्टूडियो पर हमला किया, जलाने की धमकी दी गई मुझे, स्टूडियो जलाने के बाद मुझे जलाने की धमकी दी गई। लेकिन कई सारे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे भी लोगों ने किया और मैं कई सारे मुकदमे से बाहर भी निकल चुका हूँ। लेकिन हम लोग लगातार उसी मजबूती से हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लगातार बात कर रहे हैं कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो यही कहना है कि आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हम लोग उसी मजबूती के साथ सर अभी भी काम कर रहे हैं और हमारा बहुत सारे एल्बम आप लोग के बीच आ गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है थोड़ा सा कि मेरा बीच में एल्बम नहीं आ रहा था, कारण ये था आता था लेकिन कम आता था, क्योंकि मेरा स्टूडियो डिस्टर्ब कर दिया गया। मैं अपने साथियों दोस्तों के पास जा कर के स्टूडियो रिकॉर्ड कराता हूँ और गाना रिकॉर्ड कराता हूँ, उसके बाद लॉन्च करता रहता हूँ और बाकी सिलसिला जारी है सर। अच्छा, तो सपना जी, जैसा कि हमने देखा कि जो है विशाल जी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको थ्रेट्स आने लगी, जान से मारने की धमकी और काफ़ी ज़्यादा स्टूडियो जला दिया गया। तो उस समय क्या आपका संघर्ष कैसा रहा? आपने कैसे इनको जो है प्रोत्साहित किया? बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि हर महिला सोचती है, ये हमारी ही बात नहीं है, देश में जितनी महिलाएं सोचती, हर महिला सोचती है मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो, मेरा हस्बैंड अच्छे से कमाए खिलाए। लेकिन शायद उनको ये भी पता होना चाहिए कि ठीक है, हमारा हस्बैंड कहाँ से कमाए खिलाएगा जब हमारा हक अधिकार छीना जाएगा। और जितने प्राइवेटेशन हो रहे हैं, सारे जॉब हो रहे हैं, सारी कंपनियां हो रही हैं, रेलवे हो रहे हैं, जब सारा हक अधिकार छीन लिया जाएगा तो हमें जीने से क्या फ़ायदा है, मर ही जाएं।
तो यही हम लोग उम्मीद से हैं कि हम दोनों लोग, बाबा साहब ने संविधान में बराबर का अधिकार दिया है, हस्बैंड वाइफ, लड़की लड़का को, दोनों को, तो दोनों का बराबर का हक बनता है, क्योंकि बाबा साहब दोनों के लिए अधिकार दिए हैं। तो हम भी उनके मिशन को लेकर पूरा कर रहे हैं। और रही डर की बात, तो हम लोग के पास इतना हिम्मत है सर, बाबा साहब के हम लोग वंशज हैं, और इतना हिम्मत है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे बात रही 2014 में, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे बहुत सारी 15 लाख आपके अकाउंट में जाएगा, हाँ, नौकरियां देंगे, बहुत सारी चीज़ उन्होंने उम्मीद लोगों को दिए थे। लेकिन क्या उसका मतलब 1 भी % कुछ अच्छा हो रहा है? ना नौकरी तो है, नौकरी नहीं दिए, नौकरी भी गई, और जो नौकरी में थे वो भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, उनकी भी नौकरी जो ये समझिए कि एक नौकर के बराबर, जो प्राइवेट नौकर हैं उसके बराबर हो गई। और ये निजीकरण की बात ही नहीं है, वो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से ना महिला सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, ना लड़की सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है, ये समझिए। और हमारी देश की बर्बादी मतलब ये समझिए कि 100% में 80% बर्बादी हो चुकी है, बस 20% पे हमारा भारत देश चल रहा है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, देख रहे हैं हमारे बड़े लोग नहीं ये सावन में कांवड़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कांवड़ ढो रहे हैं, SC ST OBC के लोग कांवड़ ढो रहे हैं। हम गए थे हाँ, बिजनौर में हमारा कार्यक्रम था, हम बिजनौर कार्यक्रम में पहुंचने में हमें लेट हो गया है, पता है सर, क्योंकि पूरे रास्ते में कांवरियों का जाम लगा हुआ था, पूरे रास्ते में कांवरियों का जाम लगा हुआ था। हम बस यही देख रहे थे कि बताइए हमारा समाज कितने अंधविश्वास में जी रहा है, अपने बच्चों को ना पढ़ा रहा न लिखा रहा है, कांवड़ ढो रहा है सावन में। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, लोग जागृत हो रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं समाज में, अपनी बात रख रहे हैं। और हमारे लोग देखिए, जब भी मनवादी लोग कहते हैं कि अत्याचार होता है तो भगवान का अवतार होता है, यह जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम कहते हैं जब भी हमारे भारत देश पे अत्याचार हो रहा है तब भी एक महापुरुष का जन्म होता है, तो कोई ना कोई इसमें इसको अंतिम संस्कार कोई ना कोई तो करेगा ही, ये तय है। एक गाना आप लोगों का जो आप गा सकते हैं, हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं कि बेटी पढ़ावो बेटी बचावो, नारा लगाने वाले जमी पे तो आवो। बेटी पढ़ावो बेटी बचावो, नारा लगाने वाले जमी पे तो आवो। ओ मुँह खोलो हो कुछ बोलो, हो कुछ बोलो मुँह खोलो, चुप बैठे हो कहाँ, हो इंसाफ मांग रही है भारत की बेटियाँ, इंसाफ मांग रही है भारत की बेटियाँ। ओ देश की गौरव देश की बेटी, देख लो है धरने पे बैठी। देश की गौरव देश की बेटी, देख लो है धरने पे बैठी। हो जिनके नाम पे घंटों भाषण करते थे तुम सभाओं में, न्याय धर्म की बातें करके मांगा वोट चुनावों में। धिक्कार है सरकार पे मुकर रही दे जुबान, ओ इंसाफ मांग रही है भारत की बेटियां, इंसाफ मांग रही है। ओ दूसरा गाना है कि राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती, राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती। राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी, हो नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। उद्घाटन से ही शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी, उद्घाटन से ही शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। आगे कहना है
कि जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी, धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। और संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी। एक खुशी नहीं है, मैं अपने लोगों को आगाह करने के लिए इस गीत को गा रहा हूँ कि संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी।